अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। नाज़रीन, आज जो मैं टॉपिक आपके सामने लेकर आई हूँ, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में डेली जो एस्ट्रोलॉजी हमारी होती है उसमें बात नहीं होती। और ये एक डिनर चार्ट की स्टडी है जिसको कि हम D12 चार्ट कहते हैं। और D12 चार्ट को जो है अमामशा चार्ट भी कहते हैं। और ये जो D12 चार्ट होता है ये हमारे पेरेंटहुड के बारे में हमें बताता है। अगर हम D1 चार्ट को देखें तो उसमें जो 4th हाउस है, आप सब जानते हैं कि वो मदर से रिलेटेड है। 9th हाउस जो है वो आपके फादर से रिलेटेड है। और 12th हाउस D12 चार्ट में जो है वो हम इन तीनों हाउसेस के लॉर्ड्स को स्टडी करते हैं। D12 चार्ट के जो हैं वो 3 कारका प्लैनेट्स होते हैं। इसमें के एक सन है जिसको कि आप सब जानते हैं फादर को रिप्रेजेंट करता है, मून है, और तीसरा केतु है। नाज़रीन ग्रामी, D12 चार्ट का जो फर्स्ट हाउस होता है वो हमें ये बताता है कि हमारे पेरेंट्स के साथ कैसा रिलेशनशिप है। और अगर उसमें कोई एग्रेसिव ग्रह बैठा होगा या उसमें कोई मैलिफिक ग्रह बैठा होगा तो वो डेफिनेटली यहाँ पे कोई ऑब्स्टेकल्स जो है वो शो करेगा। जो सेकंड हाउस होता है D12 चार्ट का, वो हमें ये बताता है कि जो हमारे पेरेंट्स हैं उनका कितना पैसा जो है वो हम पर स्पेंड होता है हमारी तालीम के ऊपर, हमारी तरबियत के ऊपर। और आल्सो इट शोज इंट्यूटिव नॉलेज विच इज रिलेटेड विद द प्रीवियस लाइफ्स। और जो थर्ड हाउस है D12 चार्ट का, वो हमें जो है ये बताता है कि जो हमारे पेरेंट्स हैं उनका क्या कोई किसी के साथ या हमारे जो क्लोज रिलेशंस हैं उनमें किसी के साथ कोई डिस्प्यूट तो नहीं है उनका। और ये हमारे फादर और हमारे जो पेरेंट्स हैं उनकी एफर्ट्स को भी शो करता है। लेकिन जो इसका रूलिंग लॉर्ड है, जो वहाँ पे कोई प्लेनेट भी मौजूद हो तो ये जो है हमें हमारे फादर से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज बता सकता है। D12 चार्ट का जो 4th हाउस होता है वो टोटली मदर के साथ रिलेटेड है, मदर की नॉरिशमेंट के साथ, मदर की टीचिंग्स के साथ। और जो 5th हाउस है नाज़रीन ग्रामी, 5th हाउस जो है वो हमें ये बताता है कि हमारे पेरेंट्स के कौन से अच्छे अमाल हैं, गुड डीड्स हैं जो हम तक मुंतकिल हुए हैं थ्रू जेनेटिक्स। 6th हाउस जो है D12 चार्ट का, वो डेथ्स को शो करता है, कुछ ऐसी चीजें जो कि हमारे पेरेंट्स की तरफ हैं और वो हमें जो है किसी तरीके से उनको रिजॉल्व करना है, उन इश्यूज को जो हमें रिजॉल्व करना है। नाज़रीन ग्रामी, एक मेन पॉइंट ये है जो कि प्लैनेट्स अगर 6th हाउस में मौजूद होते हैं, अगर सन और मून हो वहाँ पे, तो डेफिनेटली ये यहाँ पे कुछ ऑब्स्टेकल्स शो करेंगे। पर इट इज़ रिलेटेड विद द संचित कार्मा, बिकॉज आप जो प्लैनेट्स वहाँ पे मौजूद होते हैं उनको आप रेमेडीज के थ्रू जो है वो उनकी रेमेडीज के जरिए आप उनको सॉर्ट आउट कर सकते हो उन इश्यूज को। अब आती है 7th हाउस की बारी। 7th हाउस जो है वो पेरेंट्स के लिए मार्का हाउस समझा जाएगा। इसके अंदर जो प्लैनेट्स होंगे तो जब उनकी दशा चलेगी या पर्टिकुलर पीरियड्स में तो वो फादर या मदर से रिलेटेड कुछ हेल्थ इश्यूज जो है वो बता सकते हैं। लेकिन मेरा अपना पर्सनल ख्याल ये है कि जो 7th हाउस होता है वो हमारे पेरेंट्स का आपस में रिलेशनशिप शो करेगा। जैसे कि D1 चार्ट में जो 7th हाउस होता है वो हमारे स्पाउस का घर होता है, तो D12 चार्ट में जो 7th हाउस होगा वो हमारे पेरेंट्स का रिलेशनशिप शो करेगा। अब आती है 8th हाउस की बारी। नाज़रीन ग्रामी, जो 8th हाउस है वो हमारा इनहेरिटेंस शो करेगा कि हम अपने पेरेंट्स की तरफ से हमें क्या इनहेरिटेंस मिला। दूसरी बात यह है कि दिस हाउस इज रिलेटेड विद आल्सो लॉस and sadness, and also we related with unexpected events and sudden changes in your life and which you have to go through it. तो आई थिंक सो कि जो 8th हाउस है इट इज रिलेटेड विद योर प्रारब्ध कर्मा। ठीक है कि आपको वहां उन चीजों से गुजरना ही पड़ेगा जो 8th हाउस के अंदर जो प्लैनेट्स होंगे या उन पे जो एनर्जीज आपके सामने आ रही होंगी। अब बारी आती है 9th हाउस की। 9th हाउस जो है वो टोटली आपके फादर के साथ रिलेटेड है। आपके फादर की तरफ से जो आपको विजडम मिलती है, जो उनकी टीचिंग्स है, वो 9th हाउस है।
10th हाउस जो है वो आपके फादर की वेल्थ को दिखाएगा, और 10th हाउस चूंकि 4th हाउस का ऑपोजिट है, इसलिए वो आपकी मदर के लिए मार्का हाउस बन जाएगा, और जो उसके रूलिंग प्लैनेट्स होंगे वो आपकी मदर के हेल्थ इश्यूज भी दिखा सकते हैं। अब बारी आती है 11th हाउस की। नाज़रीन ग्रामी, जो 11th हाउस है वो फाइनेंशियल हेल्प को शो करेगा कि हमें हमारे जो फादर हैं उनकी तरफ से क्या फाइनेंशियल एड जिंदगी में मिलती है। और जो 12th हाउस है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हाउस इन द D12 चार्ट। आप ये देखें कि D12 चार्ट के सन और मून कारका प्लैनेट्स तो हैं, लेकिन केतु भी इसका कारका प्लैनेट है, बिकॉज इट इज रिलेटेड विद द मोकिशा एंड इट आल्सो रिलेटेड विद द डिटैचमेंट। 12th हाउस इज रिलेटेड विद योर फैमिली लाइनेज, विद योर फोर फादर्स। ये आपके शजरे नसब को दिखाएगा, और ना सिर्फ ये आपके फोर फादर्स को दिखाएगा बल्कि ये भी बताएगा कि अगर आपकी अपने पेरेंट्स से डिटैचमेंट को भी शो करेगा। आपको पता है कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं या जिंदगी में जिनको अपने माँ बाप से जुदा हो जाते हैं, उनकी डिटैचमेंट हो जाती है, उनके माँ बाप नहीं होते, या फादर और मदर में से किसी एक से सेपरेशन हो जाती है। तो ये सब चीजें 12th हाउस से हमें मालूम हो सकती हैं। सो 12th हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट आल्सो इन द D12 चार्ट। अब मैं एक और चीज की तरफ मैं आना चाहती हूँ। नाज़रीन ग्रामी, जो डिविजनल चार्ट्स होते हैं इनके डेटीज होते हैं। D12 चार्ट के भी डेटीज हैं। इसके 4 मेन डेटीज हैं, जिसमें गणेशा है, अश्वनी कुमार है, यामा है और सारपा है। अब यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आपका स्कूल ऑफ थॉट इस चीज के साथ मैच नहीं होता, या इफ यू आर मुस्लिम एस्ट्रोलॉजर, अगर आप मुस्लिम एस्ट्रोलॉजर हैं तो आप इन डेटिस को, या अगर जो इसमें प्रीवियस लाइफ्स के जो इश्यूज होते हैं आप उनको एनर्जीज के तौर पे भी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है क्योंकि हम लकीर के फकीर बने और हमें जो चीजें बताई जा रही हैं वो हम उसी के मुताबिक चलें, लेकिन क्योंकि मैं जो आपको बता रही हूँ वो अकॉर्डिंग टू द वैदिक एस्ट्रोलॉजी बता रही हूँ। ठीक है, तो अब इसके कुछ डेटीज हैं, जैसे कि गणेशा है। गणेशा की एनर्जीज जो हैं वो बहुत पॉजिटिव समझी जाती हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। उनको डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑब्स्टेकल्स भी कहा जाता है। जो प्लैनेट्स गणेशा में होंगे D12 चार्ट में, कोई भी प्लैनेट्स के अंदर हो सकता है, सन हो सकता है, मून हो सकता है, मरकरी हो सकता है, जुपिटर हो सकता है, वो आपके लिए अबंडेंस लाएंगे, वो प्लैनेट आपके लिए पॉजिटिव एनर्जीज लाएंगे। इसके बाद आता है अश्वनी कुमार। अश्वनी कुमार जो है, अश्वनी का ताल्लुक जो है वो केयर के साथ है, इसका ताल्लुक जो है वो हीलिंग के साथ है। जो प्लैनेट्स अश्वनी में आएंगे वो भी आपके लिए पॉजिटिव एनर्जीज लेकर आएंगे, और वो आपको नॉरिशमेंट भी देंगे और आपको जिंदगी में पॉजिटिव चेंजेस देंगे। अब आती है बात यामा की। यामा का ताल्लुक जो है वह धार्मा के साथ है और डेथ के साथ है। जो प्लैनेट्स इसके अंदर आते हैं, अगर सन और मून इसके अंदर हों तो डेफिनेटली ये पेरेंट्स से रिलेटेड ऑब्स्टेकल्स को शो करेंगे, और जो है स्ट्रिक्ट पेरेंट्स को भी दिखा सकते हैं, स्ट्रिक्ट पेरेंटहुड को भी दिखा सकते हैं, लेकिन इट इज रिलेटेड विद संचित कर्मा, क्योंकि आप जो प्लैनेट इसके अंदर होंगे आप उनको थ्रू धार्मा एंड थ्रू ट्रूथफुलनेस, यानी सच्चाई और नेकी के जरिए, सच्चाई और नेकी का रास्ता अडॉप्ट करके आप वो मसाइल रिजॉल्व कर सकते हो। अब बात आती है सारपा की। सारपा जो है वो, उसका ताल्लुक जो है वो काला से, और इसको टाइम के साथ भी रिलेट किया जाता है, इसको सर्पेंट के साथ भी रिलेट किया जाता है। इसके अंदर जो प्लैनेट्स आते हैं वो डेफिनेटली ऑब्स्टेकल्स लेके आते हैं, क्योंकि वो हमारा अनपेंडिंग कार्मा है। आई थिंक सो इट इज रिलेटेड विद द प्रारब्ध कार्मा, और ये प्लैनेट्स आपकी जिंदगी में, आपके अगर सन और मून यहाँ पे मौजूद हो तो इट इज डेफिनेटली क्रिटिकल पॉइंट। लेकिन सारपा की सबसे पॉजिटिव बात ये है कि जिन लोगों के प्लैनेट्स अगर सारपा में होंगे, लगन D12 चार्ट में सारपा में हो, तो ये चीज ज्योतिष का, मिस्टिसिज्म का, अकल्ट्स का और ऐसी जो मिस्टीरियस चीजें होती हैं उनका नॉलेज आपको दे सकता है। तो सारपा की एनर्जीज जो है वो नागा वसुकी के साथ वैदिक एस्ट्रोलॉजी में रिलेट की जाती हैं, लेकिन आई थिंक सो कि हर चीज के कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं। लेकिन एनी हो जो सारपा है, इट इज रिलेटेड विद योर आल्सो अनपेंडिंग कार्मा विद द प्रीवियस लाइफ्स।
अच्छा नाज़रीन ग्रामी, चूंकि एस्ट्रोलॉजी जो है वो कारमा पे बहुत बेस करती है और जितने भी डिविनल चार्ट्स हैं उनकी स्टडी हमें बहुत डेप्थ में लेके जाती है। अगर मैं बार बार एक बात आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपका स्कूल ऑफ थॉट डिफरेंट है और आप इन चीज़ों पे अगर नहीं जाते तो आप सिंपली इसको D12 चार्ट को पेरेंटहुड के तौर पे भी स्टडी कर सकते हैं, नो इश्यूज। तो ये मेरी थोड़ी स्टडी थी जो मैंने D12 चार्ट के हवाले से की। तो आप ज़रूर मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ख़ासतौर पे जो मेरे असातिज़ा इकराम अगर मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो मुझे ज़रूर अपनी सजेशंस दीजिएगा। आइंदा किसी और टॉपिक के साथ मैं आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।